Okay, now let me start the screen share. Good evening, sir. Good evening, Nishita. Good evening. ठीक है, सो कल आपका यहाँ पे एमटी हो जाएगा, तो एमटी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि कल आपका मेजर टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, और मेजर टेस्ट में अगेन आपको मिलेंगे आपके 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. लाइक ओवरऑल 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बायोलॉजी के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे. सो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो कल का जो आपका एमटी यहाँ पे होने वाला है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि आपका लाइक विल हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों आपके सब्जेक्ट में से आपके क्वेश्चन आएंगे. 70 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आपका होगा. अब मैं आपको स्पेसिफिकली बात करूंगा कि आप बायो को यहाँ पे कैसे डील करोगे. हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आपने बायो को यहाँ पे कैसे संभालना है. जब मैं बायोलॉजी की यहाँ पे बात करता हूँ, जब भी आप बायोलॉजी का पेपर वहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप बैठोगे, पहली चीज आपको याद रखना है कि बायोलॉजी का पेपर आपको सॉल्व करना है विद इन 60 मिनट्स. अपने 60 मिनट लीजिए और 60 मिनट के अंदर अपना बायो का पेपर आप यहाँ पे सॉल्व करिए. दैट इज समथिंग यू शुड डू. 60 के 65 हो रहे, 70 हो रहा है, ठीक है, बट कोशिश करिए कि 60 मिनट्स के अंदर आपका बायोलॉजी खत्म हो जाए. अब जब आप बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वहां पे बैठेंगे, तो आपको यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है. सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि आप पहले करेंगे अपने 20 क्वेश्चन. समझो आपने अपना स्टार्ट किया, बायो का पोर्शन आपने खोला और अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया. तो जैसे ही आप पहले अपने 20 क्वेश्चन करोगे, एज सुन एज यू डू योर 20 क्वेश्चन, सो 20 क्वेश्चन करने के बाद यू कैन टेक अ पॉज. जैसे आपने 20 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कर लिए, उसके बाद एक छोटा सा पॉज ले लो वहां पे, और पॉज करने के बाद यू चेक अगेन कि 20 क्वेश्चन आपने सही से किया नहीं किया. तो जैसे आपके पहले 20 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं, वहां पे यू टेक अ पॉज, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पीछे जाओ, चेक करो कि आपने जो क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट किए वो आपने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. एक बार आपने वो देख लिया, समझो 20 में से आपने कुछ 12 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, देख लिया आपने कि मैंने सही से टिक किया है नहीं किया है, एक बार आपने चेक कर लिया. फिर आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन है जो थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने किए नहीं, लेकिन मैं बाद में आके उन्हें देख सकती हूँ या देख सकता हूँ. होता है ना कई बार कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपके जो थोड़े वो टाइम पे लग रहा है कि ये ट्रिकी है, लेकिन ये हो सकता है मेरे से, अभी तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये बाद में कर सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा वक्त अभी जाया नहीं करता. सो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं, तो उनको आप साइड में पेज में आप लिख लो. आप पेज में लिख लो कि हाँ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था, वहां पे क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 12 था, जो मैंने किया नहीं है लेकिन ये हो सकता है. इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ चुकी हूँ पहले, तो ये मेरे से हो सकता है. तो इसको आप साइड में कहीं पे लिख लो ताकि आप वापस से रिविजिट कर सको और जल्दी से आप वहां पे आ सको, दैट यू एक्चुअली नो कि मुझे कहाँ पे जंप करना है डायरेक्टली. जैसे ही आपने ये पॉज लेके ये सब आपने यहाँ पे कर लिया, यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन. सेम तरीका, वापस आपने 20 क्वेश्चन अपने यहाँ पे किए, टेक अ स्मॉल पॉज, चेक कर लो कितने क्वेश्चन आपने किए, जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए आपने सही किया गलत किए, एक बार आपने यहाँ पे देख लो. और जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसको मैं बाद में आके देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, देन उनका नंबर आप पहले ही अलग से लिख लो ताकि आपको वापस उन्हें ढूंढने में ज्यादा टाइम आप वहां पे ना लगे. अब ये 20 क्वेश्चन का जो आप यहाँ पे ड्रिल करोगे, जब आप ये ड्रिल रन करते हो 20 क्वेश्चन का, तो आप ये 4 बार करोगे और 5वीं बार में तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलेंगे. सो यू विल बी डूइंग दिस थिंग फॉर लाइक 5 टाइम्स, और 5th टाइम के अंदर तो लाइक आपको 100 में से आपको 90 क्वेश्चन करने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे लास्ट राउंड के अंदर. सो यहाँ पे आप ये कर क्यों रहे हो, यहाँ पे आप ये कर इसलिए रहे हो ताकि आप बार बार चेक कर सको कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपने सही से अटेम्प्ट किया है नहीं किया है. मैं चाहता हूं कि अपकमिंग टेस्ट के अंदर आप लोग की एक्यूरेसी काफी अच्छी रहे. आई वांट कि आप लोग की एक्यूरेसी जो आपके यहाँ पे होती है, दैट शुड बी वेरी गुड दिस टाइम. मतलब अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, समझो आपने कलेक्टिवली अराउंड आपने 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, अगर आपका 70 क्वेश्चन का अगर आपका यहाँ पे अटेम्प्ट है, तो मैं चाहूंगा कि उसमें से आपके 62 या 65 जितने तो आपके यहाँ पे करेक्ट निकले. दिस मच अमाउंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी करेक्ट. बाकी 4-5 क्वेश्चन आप वहां पे गलत कर रहे हो, अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन एरर आ सकता है, सो दैट्स ओके, बट आपको कोशिश करनी है अच्छे से अच्छी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने की. मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि समझो किसी बच्चे ने अपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 90 में से 50 क्वेश्चन सही है, बाकी 40 गलत है. ये मुझे नहीं देखना. मैं चाहता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे, एंड हैविंग अ गुड एक्यूरेसी यू कैन गेट अ गुड स्कोर ओवर हियर. तो ये चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे 90 क्वेश्चन आप करोगे, सो 20 क्वेश्चन के बाद आपने यहाँ पे पॉज लेना है, गेट बैक टू 20 क्वेश्चन अगेन यू टेक अ पॉज एंड गो बैक टू योर 20 क्वेश्चन.
इस तरीके से आप अपना टाइम लेके चेक कर लो कि आपने जो क्वेश्चन लगाए हैं वो आपने सही से कराया नहीं करें। इफ यू डू दैट, आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि कई बार आप पीछे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसका आंसर यहाँ पे कुछ और आएगा, देन यू कैन मेक द चेंजेस ओवर देयर। सो प्लीज रन द ड्रिल ओवर देयर इन द क्लास। जब आप टेस्ट दे रहे हो, ये ड्रिल एक रन करना। टेक योर टाइम आफ्टर सॉल्विंग 20 क्वेश्चंस, टेक योर कपल ऑफ मिनट्स, चेक एक बार कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। एक साथ सारे करने बैठोगे देन यू विल हैव डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन, मतलब होगा कि आप उस पे ध्यान नहीं दे पाओगे, बट टेक अ पॉज इन बिटवीन एंड चेक कि आपको वहां पे सही क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, एक्यूरेसी अपनी यहाँ पे मेंटेन करो। अगर आप मुझे 55 क्वेश्चन करके दे रहे हो और वो 55 के 55 सही है, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट, बट ट्राई टू हैव लेस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। कोशिश करो कि आपके लेस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बन जाए। सो दैट इज समथिंग यू शुड ट्राई इन दिस टेस्ट, कि आपके इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे कम हो और आपकी एक्यूरेसी आपके यहाँ पे अच्छी आए। ये आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है कल के टेस्ट का। दूसरी चीज आप याद रखना कि टेस्ट के अंदर आपका 11th भी आ रहा है, 12th भी आ रहा है। 11th में से आपको मालूम होगा कि आपका आ रहा है एनिमल फिजियो, और 12th में से आपका आ रहा है जो भी अभी हमने यहाँ तक किया, इवोल्यूशन तक किया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 12th में से तो आपका क्वेश्चन बनने चाहिए। सो 12th को आप ज्यादा टारगेट करो, इसके ऊपर आपका फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, एंड देन उसके बाद यू कैन फोकस ऑन द 11th ग्रेड के क्वेश्चन के ऊपर, देन यू कैन फोकस ऑन द 11th ग्रेड। अब 11th ग्रेड भी आपने पढ़ा हुआ है। 11th ग्रेड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने तो दो चैप्टर का रिवीजन किया था। एक था आपका बॉडी फ्लूइड, दूसरा था आपका यहाँ पे एक्सक्रीशन। बट उसके अलावा जो चैप्टर हमने यहाँ पे नहीं पढ़े, आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ 10 दिन का एक टास्क दिया था, वो भी आपको मैंने दिया था। उसके अलावा आपने स्कूल में 11th में ये पढ़ा है चैप्टर, सो यू हैव गॉन थ्रू दिस चैप्टर्स, जो बाकी के हमने यहाँ पे नहीं किए थे। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि उनमें से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन आपको जो ज्यादा अश्योरिटी के साथ जो आपको सही आंसर निकल के आएंगे वो तो 12th में से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने लेटेस्ट पढ़ा हुआ है। So 12th में से try to get a good amount of score over there, and then you also try to get decent amount of score from the 11th grade के टॉपिक में से। और हाँ, अगर आपके सामने कोई टॉपिक आ रहा है जो आपको याद भी नहीं आ रहा, पढ़ा भी नहीं है, रिवाइज भी नहीं किया, तो टच उसे मत करना। समझो आपके सामने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सवाल आ गया, अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा, देन मूव फॉरवर्ड, मत करो अटेम्प्ट उसे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मैं कर चुका हूँ, पहले भी रिवाइज कर चुका हूँ, एंड आई नो दिस थिंग, then you should solve that question. So मैं काफी strongly hope कर रहा हूँ कि आप 12th के पोर्शन में से एक अच्छा खासा स्कोर वहां पे बनाएंगे, and you will also get a decent score from the 11th grade as well. 11th grade में से भी आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे आप बना सकते हो। तो अब आप लोग बताओ कि बायोलॉजी में से आपसे मैं कितना स्कोर यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँ 360 में से, बताइए। How much should I expect from your side from 360? बोलिए। चैट में लिख रहे हो क्या आप लोग? कोई अनम्यूट करके बता दो। 240 तक सर। 240 तक खींच लोगे? Someone has said 240. Anyone else? अरे आईपीएल की बीडिंग थोड़ी चल रही है यहाँ पे। बताओ कितना स्कोर ला सकते हो आप यहाँ पे? 240 का आपके यहाँ पे स्कोर बन रहा है। और अच्छा, टेल मी समथिंग, 220 और 250 के बीच में स्कोर आ सकता है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। अगर आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली 320 लेके आओ, राइट, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपने 11 भी पढ़ा हुआ है और 12 भी आप अभी यहाँ पे कर रहे हो। यू शुड बी एबल टू गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड 250 आप यहाँ पे खींच सकते हो। 250 अगर आप यहाँ पे खींच लेते हो ना, और अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अगर आप 100 अगर आप स्कोर ले आते हो, इवन देन आपका स्कोर यहाँ पे 450 तक आप यहाँ पे चला जाता है। अब 450 स्कोर पे आपको कुछ नहीं मिलता, कोई कॉलेज इसके ऊपर मिलता नहीं है, बट गिवन कंडीशन कि आप इतने स्कूल के साथ साथ पढ़ाई करके अगर आप इतना स्कोर ला रहे हो अभी टाइम निकाल के एंड मेहनत करके अगर आप ला रहे हो, दैट इज स्टिल अ गुड स्कोर, राइट। सो आपका जो प्रीवियस स्कोर था उससे ज्यादा लाने की आप कोशिश करो। अगर लास्ट टाइम आपका स्कोर आया था 350 जितना, देन हैव अ टैक्टिकल मूव, सोचो थोड़ा एंड ट्राई टू गेट अ बेटर स्कोर दिस टाइम। एंड आई एम वेरी श्योर आप सब लोग जितने रेगुलरली क्लास लगाते हो, सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, जितने भी लोग यहाँ पे क्लास में हैं, आप सब लोग स्टार्टिंग से क्लास लगा रहे हो और काफी रेगुलरली क्लास लगा रहे हो। सो आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग खींच सकते हो स्कोर को, ओवरऑल स्कोर को अराउंड 400 से 450 के बीच में आप इसे खींच सकते हो। अगर आप इससे भी ज्यादा ला रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप में से कोई है जिनका काफी अच्छे से 11 क्लियर है, आपको बहुत ऐसे वो चैप्टर आता है, रिवाइज कर चुके हो,
देन 250 किया, अब तो वहां पे फिर आपका 290, 305 तक भी आप खींच सकते हो, राइट। बट दिस इज द काइंड ऑफ स्कोर विच आई एक्सपेक्ट कि ऑन एन एवरेज मेरे बैच का 250 एंड अबव मेरा यहाँ पे स्कोर बन के आ जाए, एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट। ये बिल्कुल आप यहाँ पे पॉसिबल है। बस आपको याद रखना है, जो भी आप यहाँ पे स्कोर लाओ, जेन्युइनली टेस्ट देके लाना। जो भी आप यहाँ पे स्कोर ला के दो, अपना जेन्युइनली बैठो प्लीज। टेस्ट देते समय कैलकुलेटर लेके मत बैठना, या माइंड मैप लेके मत बैठना, या इनसाइड ही खोल के मत बैठना। वॉट एवर द टेस्ट यू गिव दैट टेस्ट जेन्युइनली एंड ट्राई टू गेट अ डिसेंट स्कोर आउट ऑफ दिस, राइट। अगर आप जेन्युइनली बैठ के मुझे अगर 300 भी ला रहे हो, आई एम ओके विद दैट, बट वो जेन्युइन स्कोर होना चाहिए कि हाँ भी अपनी मेहनत से बैठ के 3 घंटे बैठ के मैंने यहाँ पे वो टेस्ट दिया है। अगर आपको अपना टैक्टिकल मूव कुछ लगा के अगर मुझे ला रहे हो ना 557, 600, इट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट डू दैट, वो मत करना। ओके, बी वेरी जेन्युइन विद योर टेस्ट एंड मेक श्योर गेट अ जेन्युइन स्कोर ओवर हियर। एक और चीज याद रखना कि बैठना 3 घंटे, ऐसा नहीं है कि 90 मिनट्स में हो गया निकल गए वहां से। Spend your 3 hours, spend your 180 minutes while giving the test, because आपको ये आदत डालनी है बैठने की। You have to have a habit of sitting for 3 hours at a stretch. तो 3 घंटे बैठो सही से and give the test over there, right? हाँ, मतलब अगर आप like 180 मिनट्स में से 160 मिनट्स में खत्म हो रहा है तो ठीक है, समझ सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे में खत्म हो गया टेस्ट, 75 मिनट्स में टेस्ट खत्म हो गया आपका नीट का। So don't do that. Spend your 180 minutes over there and try to get a decent score. ठीक है, बायो में कर सकते हो आप एनुअल फिजियो तो वैसे भी आप लोगों को पसंद है। अगर आपको याद हो तो एनुअल फिजियो वैसे ही आपका एक स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन आपका होता है, सो यू कैन गेट अ डिसेंट स्कोर आउट ऑफ दैट एज वेल। और 12th का पोर्शन तो यू नो, 12th का पोर्शन इज समथिंग यू कैन ऑलवेज हैव अ ग्रिप ऑन दैट। सो आई एम क्वाइट श्योर, और आई वुड से आई एम क्वाइट होपफुल कि आप लोग एक अच्छा स्कोर बायो के अंदर लेके आओगे अपकमिंग एमटी के अंदर, एंड कलेक्टिवली भी आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप एक अच्छा स्कोर वहां पे खींच लोगे एंड यू कैन गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड लाइक 400 450 आप यहाँ पे लेके आओगे। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ये हम चेक करेंगे टेस्ट के बाद, राइट। सो आई वांट दैट एक्यूरेसी टू बी वेरी क्लोज। ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि 90 में से 40 क्वेश्चन ही मेरे आए, बाकी मैंने 50 गलत कर दिए, तो 50 इतने गलत नहीं करने। Right, so you have please maintain your accuracy over here. Okay, just give me a minute. All right, so this is something you have to take care of. Now let's start with हमारा कंटेंट। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आज की क्लास में हम करेंगे क्या? We'll be revising few chapters of 12th grade while solving questions. तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ चीजें वहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। So that's what we will do. 12th के मैं इनिशियल चैप्टर्स यहाँ पे ले रहा हूँ। इनिशियल चैप्टर्स में यहाँ पे इसलिए पिकअप कर रहा हूँ बिकॉज वो काफी टाइम हो चुका है उनको याद करके। सो थोड़ा बहुत उन्हें हम यहाँ पे याद कर लेते हैं एंड लेट्स रिवाइज देम। तो यहाँ पे विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन अनदर। ये कौन सा हमारा प्लांट पार्ट है जिसके अंदर आपको 2 जनरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं? सो व्हिच इज दिस प्लांट पार्ट एंड विद द 2 जनरेशंस कैन बी सीन ओवर हियर। So you can take your 30 seconds, try to solve this, and then I will help you out over here. एक बार अपने एंड से आप इसे देख लो, and then I will help in this. Okay, एक सेकंड रुकना बेटा. Cannot see you right now, so I'll have to. Yeah, just wait a minute. Alright, ठीक है. Right, tell us प्रिंस क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन मुझे यहाँ पे कह रहे हो? हाँ जी मुस्कान कुमारी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बी। Alright, now the thing is यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे फोर्थ ही आएगा. The fourth is the correct answer in this. Pollen grain inside the anther. अब pollen grain आपका बेसिकली आपका यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है. It is going to be a haploid structure.
और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो आपका है वो आपका है एंथर के अंदर, और एंथर आपका यहाँ पे डिप्लॉयड होता है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एंथर के अंदर या वो अनदर जनरेशन ओवर हियर, एक दूसरी जनरेशन आपको यहाँ पे मिल रही है आपके एंथर के अंदर, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए तो मेरा यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय टू जनरेशन विद इन वन अनदर, एक के अंदर दूसरी जनरेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ये तो है आपका, दैट इज ट्रू। उसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर, एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। अब एम्ब्रियो सैक आपको अगर याद हो, इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर, ये बिल्कुल आपका हैप्लॉइड होता है। आपके मेगास्पोर जो आपके होते हैं उनमें से आपका पूरा एम्ब्रियो सैक आपको यहाँ पे बन के निकलता है, और वो आपको मिलता है ओव्यूल के अंदर। दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इनसाइड द ओव्यूल, जो आपका यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे डिप्लॉयड। दिस इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड कि यहाँ पे स्टेटमेंट 4 आपका यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अनदर। तो एम्ब्रियो सैक है आपका ओव्यूल के अंदर। So that is why these two statements are going to be true, and this is why you will find option D becomes my correct answer. 1 and 4 मेरा यहाँ पे बनेगा यहाँ पे as a correct answer। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं water hyacinth and water lily pollination takes place by, इनके अंदर आपका pollination किस तरीके से होता है। So in water hyacinth and water lily pollination किस तरीके से आपका होते हुए आपका मिल जाएगा। बताइए शिखा दुबे, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन ए। आयुषी सिंह, क्या लग रहा है आपको। सर ऑप्शन सी। एंड दीप्ति। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इंसेक्ट और विंड्स, या इंसेक्ट या विंड से आपका यहाँ पे आपका पॉलिनेशन यहाँ पे आपका होगा। देख याद रखना, वाटर हाइसेंट और वाटर लिली पानी पे डिपेंड नहीं करते, इवन ये आपके प्लांट पानी में ग्रो करे, बट दे डोंट डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपके इंसेक्ट और विंड के थ्रू आपके यहाँ पे पॉलिनेशन आपका यहाँ पे हो जाता है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मेरा पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है वाया विंड, अगर विंड के थ्रू मेरे यहाँ पे पॉलिनेशन यहाँ पे होगा, तो इस पॉलिनेशन को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एक टर्म होता है ना, वो टर्म क्या होता है। एनीमोफिली इज टर्म ओवर देयर। और अगर सेम पॉलिनेशन अगर मेरा यहाँ पे होता है इंसेक्ट के थ्रू, तो उसे बोलता हूं मैं यहाँ पे एज अ एंटेमोफिली, तो उसको मैंने बोला यहाँ पे एज अ एंटेमोफिली। ठीक है, चलिए व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन द वेलिसिन एरिया, वेलिसिन एरिया के अंदर आपका किस टाइप का पॉलिनेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वेलिसिन एरिया। ABCD बताइए, बताइए पीयूष, क्या लग रहा है इसका आंसर। सर ऑप्शन डी। डिम्पल, ऑलराइट डिम्पल आई थिंक चैट में आंसर कर रहे हैं। प्रियांशी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ द वाटर। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द वेलिसिन एरिया। यार ना, वेलिसिन एरिया आपका वो वाला प्लांट था जिसके फीमेल फ्लावर आपके सरफेस तक आते हैं, उनकी लॉन्ग स्टॉक होती है, वो सरफेस तक आता है, और जैसे ही पॉलिनेशन आपका हो जाता है उसके बाद पूरा वो कॉइल करके फीमेल फ्लावर आपका पानी के अंदर नीचे सबमर्ज हो जाएगा। और जो आपके जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो मेल फ्लावर आपका कट होकर ऊपर तक आ जाता है सरफेस पे, और वो ट्रेवल करता है एज अ बोट और पहुंचता है अपने फीमेल फ्लावर तक। सो यस, मेल फ्लावर आर कैरिड बाय द वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट अ सरफेस ऑफ द वाटर। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ द वेलिसिन एरिया। सो वेलिसिन एरिया इन अ ट्रू सेंस मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका पानी हेल्प कर रहा है आपके पॉलिनेशन के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। सो इनमें से किसके अंदर आपका ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आपके यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है। सो बताइए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर। अंशिका शर्मा, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, पपाया के अंदर आपका ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी आपका क्यों प्रिवेंट हो जाता है। सर इसमें डायोसी होती है, डिफरेंट प्लांट में मेल और फीमेल प्लांट प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल से राइट, बिल्कुल से अंशिका, आपके मेल और फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे सेपरेट रहेगा। दिस आर गोइंग टू बी डायशियस, सो यू विल हैव अ मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे अलग होगा। सो यू विल हैव अ मेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग हो जाता है, एंड देन यू हैव अ फीमेल प्लांट व्हिच विल बी सेपरेट। सो क्योंकि आपका मेल एंड फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग होता है, दैट इज वाई कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे आपका ऑटोगैमी या गिटोनोगैमी आपके यहाँ पे होगा। याद रखना, गिटोनोगैमी के अंदर यू विल फाइंड कि आपका प्लांट है, वहां पे आपके फ्लावर लगे हुए हैं, उन फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकलेगा, इट विल फॉल ऑन द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। वो पोलन ग्रेन आके गिरेगा उसी सेम फ्लावर के
सॉरी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर, दैट इज माय गिटोनोगैमी। और ऑटोगैमी के अंदर सेम फ्लावर के ऊपर ही आपका पोलन ग्रेन आके आपका गिरता है, सो दैट्स ऑटोगैमी। चलिए, द ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू व्हाट? जो आपका ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का, ये टेक्निकली आपका किससे इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे होता है? बताइए बताइए अभिषेक, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी। क्या लग रहा है आपको? मुस्कान, ओनली मुस्कान, ऑप्शन सी। कैसे लग रहा है? शिखा दुबे बताइए। सर ऑप्शन ए। एंड प्रियांशी? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो आपका मेगास्पोरेंजियम आपका जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर ओव्यूल। सो मेगास्पोरेंजियम जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू योर ओव्यूल, ठीक है। सो ओव्यूल इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू योर मेगास्पोरेंजियम। सो याद रखना, ओव्यूल जब आपके सामने आएगा इट इज इक्विवेलेंट टू योर मेगास्पोरेंजियम। जैसे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है आपका एंथर के अंदर, वैसे मेगास्पोरेंजियम आपका प्लांट के अंदर होता है, एंड ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू दैट मेगास्पोरेंजियम। सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये नहीं आएगा बेटा, मेगास्पोरम मदर सेल आपका नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द मेगास्पोरेंजियम। Which of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है? देख लो इसे ध्यान से, and then raise your hand. Which of this following statement, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही नहीं है? बताइए पूजा डागर, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है पूजा? वाई ऑप्शन सी? सर टाइपेटम तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है ना, उसमें डायर। किसको करता है नरिशमेंट प्रोवाइड? वो आपकी बात सही है, आपका आंसर भी यहाँ पे सही है। आई जस्ट वांट टू नो कि नरिशमेंट किसको प्रोवाइड कराता है? पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर, ठीक है। आप सबका अगर आप लोग यहाँ पे मुझे आंसर अपना यहाँ पे दे रहे ऑप्शन सी, दैट्स अ करेक्ट आंसर। टिपेटम हेल्प्स इन द डियासिस ऑफ द एंथर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि टिपेटम का काम होता है आपको यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सो टिपेटम इज बेसिकली नोन फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, और माइक्रोस्पोर वो नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, याद रखना। ऑल द अदर स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी ट्रू बट नॉट द C1. Which of the following statement is not correct? एक बार फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सो टेक योर टाइम, लीजिए अपने 30 सेकेंड्स एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। Which of the following statement is not correct? बताइए प्रिंस। सर थर्ड ऑप्शन होगा। सना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। क्यों लग रहा है सना आपको ऑप्शन सी यहाँ पे? सर क्योंकि इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। इसका आंसर नौशिका इज नॉट आंसरिंग। बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या क्वेश्चन ये, या स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को? इसलिए काफी कम लोगों ने हैंड रेज किया है, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे। सो पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्या करा है? पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ये बात आपकी यहाँ पे सही है, बिल्कुल। आप जानते हो ना, आपने पढ़ा भी है दैट यू हैव अ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है। सो यस, दिस स्टेटमेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की वजह से आपके यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। Some reptiles have also been reported as a pollinators in some plant species. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, याद रखना। रेप्टाइल्स हेल्प कर सकते हैं पॉलिनेशन के लिए। कई सारे लिजार्ड्स होते हैं, कुछ आपके स्नेक्स होते हैं, दे एक्चुअली हेल्प इन द पॉलिनेशन।
तो रेप्टाइल्स मदद कर सकते हैं आपके पॉलिनेशन के दौरान, सो दैट्स ऑल्सो ट्रू। देन एक्सक्यूज मी, insect that consume pollen or nectar without bringing pollination are called as my pollen nectar robber। insect जो कंज्यूम करते हैं पोलन ग्रेन को, नेक्टर को, बिना करे पॉलिनेशन को, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे पोलन रॉबर्स। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर। अब सवाल ये आता है कि मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है, तो देखो ध्यान से, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, यहां पे ही बात आपकी गलत हो जाती है। pollen grains of many species can germinate on the stigma of a flower, यहाँ पे आपकी बात ये गलत हो जाती है। दिस इज वेयर यू विल फाइंड द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपके सिर्फ वही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करेगा, ठीक है। सो पोलन ग्रेन आपका वही जर्मिनेट करता है, अगर वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करेगा तभी वो जर्मिनेट करेगा, और ऐसे वहां पे जर्मिनेट आपका नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ सेम स्पीशीज ग्रोज इनटू द स्टाइल। चलो ये तभी आप, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, बट आगे वाला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो गया, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और क्योंकि ये मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाई दिस इज माय आंसर ओवर हियर। तो ये काफी आपको स्मॉल स्मॉल चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन द सेम ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, गलत हो गया ये। ऐसा नहीं होता कि कोई भी पोलन ग्रेन का, कोई भी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आके उस पर बैठेगा, कहीं पे भी आके बैठेगा और वो जर्मिनेट करेगा, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहा है यहाँ पे आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट, चलो। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू, प्रॉक्सिमल एंड जो आपके यहाँ पे था फिलामेंट का, वो स्टेमन का ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू व्हाट, बताइए। सिंपल है ये तो आसान सवाल है, बताइए प्रियांशी। Sir, C. मुस्कान कुमारी, Sir, option B. डी कह रहे हो या बैटमैन वाला बी कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? Sir, Batman वाला B. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप, ठीक है। देन अंशिका, अंशु, So B. आई जस्ट वन मोर आंसर नाउ। बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर? Sir, B. बेटा थैलेमस आपके यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आपका जो प्रॉक्सिमल एंड आपके यहाँ पे होता है, इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, सो ये याद रखना। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन था, ये याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी थैलेमस। नाउ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, आपका जो मेल गैमेटोफाइट आपके यहाँ पे होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर आपको क्या चीजें देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाती है? मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या, उसके अंदर आपको मिलता क्या है देखने के लिए, बताइए प्रियांशी, बोलिए। Sir, option C. अभिषेक क्या लग रहा है? सर सी ही है सर। अभिषेक तो मुझे ये बताओ कि समझो ये मेरा पोलन ग्रेन है, ये मतलब है मेरा यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट, तो आप कह रहे हो कि इसके अंदर आपके होते हैं 2 स्पर्म और एक होता है वेजिटेटिव सेल। अभिषेक मुझे ये बताओ कि आपका जो वेजिटेटिव सेल यहाँ पे होता है, उसका काम क्या होता है? सर टू नरिश। बस नरिशमेंट। बताइए आयुषी, क्या काम होता है मेरे यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का, जो इसके अंदर होगा मुझे मिलेगा? Sir, generative cell को nourishment provide करना. उसके अलावा जेनेटिव सेल में से बन गया ना मेरे, अब 2 मेल गैमेट्स मेरे यहाँ पे बन चुके हैं, अब और क्या? व्हाट इज दिस वेजिटेटिव सेल इज गोइंग टू बी डूइंग नाउ? बताइए पीयूष। सर ये गाइड करता है जनरेटिव सेल्स को। गाइड करता है, हाँ तो ये क्या बनाएगा मेरे यहाँ पे? वेजिटेटिव सेल मेरा बनाता क्या है जिससे वो गाइड होते हैं? सर पोलन ट्यूब। बिल्कुल सही, दिस इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्मिंग माय पोलन ट्यूब। तो वेजिटेटिव सेल जो मेरा यहाँ पे, दिस इज समथिंग व्हिच विल फॉर्म माय पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इज समथिंग डन बाय माय वेजिटेटिव सेल, और जब ये पोलन ट्यूब बनाता है तो उसके थ्रू आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स आके आगे बढ़ते हैं, राइट। सो ये ऑप्शन से आपका यहाँ पे सही आंसर है, 2 sperm and vegetative cell are the things which will be getting formed in the male gametophyte. Geitonogamy involves what? 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आप बताइए यहाँ पे कि गिटोनोगैमी को लेके आपकी कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ज्यादा सही है?
मुस्कान कुमारी बोलिए। सर ऑप्शन ए। अश्वानी क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन ए। कनिका? सर ऑप्शन ए। राइट। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय अ पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, बिल्कुल, दैट इज अ डेफिनेशन फॉर गिटोनोगामी। आपके दो अलग फ्लावर हैं बट दे बिलोंग टू सेम प्लांट, और उनके बीच में अगर आप यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर आप यहाँ पे हो रहा है, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए ओवर देयर। ये बनता है आपका यहाँ पे एज अ ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपरेटस इज व्हाट? फिलिफॉर्म एपरेटस का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर फिलिफॉर्म एपरेटस? कोमल शर्मा बोलिए। सर डी। अंशिका शर्मा? ठीक है आप यहाँ पे, ठीक है। अंशिका शर्मा बता सकते हो फिलिफॉर्म एपरेटस में होता क्या है? कौन से सेल यहाँ पे आते हैं? कौन से सेल का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं? सिनर्गेट सेल्स का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। सो यहाँ से आपके कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स आते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस से, आपके आते हैं कुछ यहाँ पे आपके कीमो अट्रैक्टेंट्स। वो जो कीमो अट्रैक्टेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन, दे विल एक्चुअली गाइड द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। से पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे और उसको लेके आएंगे आपके एम्ब्रियो सैक तक। दैट इज व्हाट दे विल बी नोन फॉर। सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज द फेट ऑफ अ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गेट? जो आपके मेल गैमेट को आप रिलीज करते हो सिनर्गेट के अंदर, तो वो मेल गैमेट्स वहां पे जाके क्या करते हैं? व्हाट इज द फेट ऑफ अ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्गेट सेल्स? बोलिए अश्वानी। सर ऑप्शन ए। तना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। एंड जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, सर ऑप्शन ए। मुझे ये बताइए बेटा मुस्कान, आप मुझे बताइए कि वन फ्यूजेस विद द एग, अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। जब आप सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हो तो आपको क्या बन के मिलता है मुस्कान? व्हाट डू यू गेट टू फॉर्म ओवर हियर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। राइट, यहाँ पे आपका बनेगा आपका यहाँ पे एंडोस्पर्म। सो दिस इज वेयर यू विल फाइंड एंडोस्पर्म, या इनिशियली हम जिसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपको बन जाएगा। और जब आप एग के साथ फ्यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बन के मिलेगा आपको यहाँ पे जाइगोट। सो दैट इज व्हेन यू विल फाइंड द जाइगोट इज गेटिंग फॉर्म्ड। So this is something should be clear to all of you. That's your option A. तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। Okay, now let's come back to your human reproduction वाले चैप्टर पे हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो देखिए, यू हैव अ 5 स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, 5 स्टेटमेंट्स हैं। टेल अस व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी करेक्ट। Select the correct sequence of for the transport of sperm cells in the male reproductive tract. पीयूष क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। प्रिंस क्या लग रहा है आपको? सर सी। प्रिंस क्या आप मुझे बता सकते हो, आपका आंसर यहाँ पे सही है बाय द वे, ऑप्शन सी अगर आप मुझे यहाँ बता रहे हो आपका आंसर यहाँ पे सही, मुझे बता दो ये एपिडायडाइमिस का काम क्या होता है? सर शायद स्टोर करता है, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, ये तो नहीं सुनना चाहता था मैं बट ठीक है, स्टोर करता है स्पर्म्स को, राइट। इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज डन बाय एपिडायडाइमिस। और उसके साथ साथ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज बीन गेन्ड ओवर हियर। यहाँ पे आपकी इवन गेन की जाती है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। So motility of sperm and storage of sperm is something done in the epidermis के अंदर। So yes, that's your option C बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपका जो रेडी टेस्टिस आपका होता है ना, यहाँ पे यू हैव योर रेडी टेस्टिस, इसके बीच में और एपिडायडाइमिस के बीच में आपका जो ब्रिज बनता है यहाँ पे, एंड दैट ब्रिज इज कॉल्ड एज वास एफरेंशिया। इनके बीच में जो आपका यहाँ पे जो ब्रिज बनेगा, द ब्रिज यू विल बी हैविंग इन बिटवीन देम, this bridge over here is called as my vas efferentia.
सो यस ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सर्टुली सेल आर फाउंड इन, आपके सर्टुली सेल आपको यहाँ पे कहाँ मिल जाते हैं देखने के लिए? तो सर्टुली सेल आर सीन समवेयर वेयर दे आर बीन सीन। एंजल बताओगे आप इसका आंसर क्या होगा सर्टुली सेल वाले का? ठीक है, इशिता बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर? सर सी। ठीक है, आप यहाँ पे। कोमल शर्मा क्या लग रहा है आपको? सर सी। Right. So seminiferous tubules provide nutrition to the germ cell. That's going to be true. तो आपके seminiferous tubule के अंदर आपको मिलते हैं सर्टुली सेल और इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना आपके जर्म सेल को। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि जब आप एक टेस्टी को ऑब्जर्व करते हो, टेस्टी के अंदर कितने कंपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं? हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स यू हैव इन द टेस्टीज? 250। राइट। तो कंपार्टमेंट जो आपको मिलते हैं वहां पे वो आपके यहाँ पे होते हैं 250। अब मुझे बताओ एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर कितने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आपको मिलते हैं देखने के लिए? 1 to 3. राइट, बिल्कुल सही। तो एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर आपको मिलेंगे आपके अराउंड 1 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आपको मिलते हैं देखने के लिए एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर। ST, I'll just write ST over here। अब मुझे ये बताओ कि आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ सेल्स आपको हमें मिलते हैं, यू कॉल देम एज अ लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स आपका क्या रिलीज कर रहे होते हैं? मेल एंड्रोजन। मेल एंड्रोजन, जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। राइट, इसका नाम आपका यहाँ होता है टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही। सो दैट इज व्हाट दे आर रिलीजिंग ओवर देयर। तो ये इनका काम होता है वहां पे उसे रिलीज करने का। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर आपको याद हो तो शायद मैं आपको याद होगा हमने एक और चीज यहाँ पे सीखी थी कि सर्टुली सेल जो आपके यहाँ पे होता है ना, they also release something called as my androgen binding protein। इवन रिलीज करते हैं something called as my androgen binding protein, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज किया जा सकता है आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। चलो इतनी बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये हेल्प करता है अल्टीमेटली, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प करता है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। इट विल हेल्प अ लॉट। समानल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। समानल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमन मेल्स के अंदर वो किस चीज से रिच होता है? व्हाट इट इज गोइंग टू बी हाई इन? बताइए अंशिका शर्मा क्या बताए बेटा? बहुत बढ़िया, बताओ। सर ऑप्शन ए। ओके, मुस्कान कुमारी। सर ऑप्शन ए। डिम्पल आप भी बता दो क्या होगा इसका आंसर? आई थिंक वी आर आंसरिंग इन द चैट। ओके ठीक है। अच्छा मुझे मुस्कान कुमारी इसमें एक बात बताओ कि चलो आप ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हो, मुझे ये बताओ कि आपके वो 3 ग्लैंड्स के नाम क्या होते हैं जो आपको मिलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? सर एक्सेसरी ग्लैंड्स। हाँ सर वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल। ठीक है, समानल वेसिकल है आपका यहाँ पे हो गया। देन यू विल हैव अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और प्रोस्टेट। राइट, आखिरी जो आपका यहाँ पे नाम आएगा दैट्स गोइंग टू बी अ प्रोस्टेट ग्लैंड। बिल्कुल सही। सो नेक्स्ट नेम इज गोइंग टू बी अ प्रोस्टेट ग्लैंड। मुझे बताइए कि ये तीनों ग्लैंड्स आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ग्लैंड होता है जिसकी वजह से आप न्यूट्रलाइज करते हो यूरेथ्रा का एसिडिक कंडीशन? सो यूरेथ्रा जो होता है वहां पे जो आपकी एसिडिक कंडीशन बन रही होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनमें से कौन सा ग्लैंड का सिक्रीशन आपके यहाँ पे हेल्प करता है? करिए हैंड रेज इसके लिए, बताइए। बोलिए शिखा क्या होगा इसका आंसर? सर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। राइट, इट इज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसकी वजह से हम यूरेथ्रा के अंदर जो आपका एसिडिक मीडियम होता है, आपका एसिडिक कंडीशन होती है, उसे हम वहां पे न्यूट्रलाइज करते हैं। वेरी ट्रू। एंड देन यू हैव योर समानल वेसिकल एंड यू हैव प्रोस्टेट ग्लैंड। मुझे बताइए कि ये सारे आपके सामने ग्लैंड है, इनमें से कौन सा है जो अनपेयर्ड है? विच ऑफ दिस ग्लैंड इज गोइंग टू बी अनपेयर्ड ओवर हियर? प्रोस्टेट ग्लैंड। राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे अनपेयर्ड। हाँ जी बिल्कुल सही। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि ये तीनों का जो सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ समानल प्लाज्मा। ये बात तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज समानल प्लाज्मा। समानल प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन तीनों में से कौन करता है? सर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। राइट, बिल्कुल सही। तो रफली अराउंड मैं देख सकता हूँ कि अराउंड 65 से 70% सिक्रीशन मेरा आ रहा होता है फ्रॉम द seminal vesicle से। So this much amount of secretion is coming from the seminal vesicle itself। ठीक है, so yes बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे, यहाँ से आपका सबसे ज्यादा आपका सिक्रीशन आपके यहाँ पे आ रहा होता है।
सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। और फ्रुक्टोज कैल्शियम को इस्तेमाल किया जाता है बाय द स्पर्म टू रन फास्ट टू इंक्रीज द मोटिलिटी, दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग ओवर देयर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन क्या होता है? क्या होता है फर्क आपका स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन के बीच में? टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड। What is the difference between spermiogenesis and spermiation? प्रियांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बैटमैन वाला भी कह रहे हो? यस सर। अश्वानी? सर ऑप्शन बी। हिम्मत सिंह? सर डी। आप भी बैटमैन वाला भी कह रहे हो? सर डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग कह रहे हो आप। डिम्पल आपको क्या लग रहा है? डिम्पल माइक कराओ बेटा आप। माइक का आपको कुछ करो बेटा, से समथिंग। ऑलराइट, कोई बताएगा डिम्पल का आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? व्हाट डिम्पल इज राइटिंग इन द चैट? सर ऑप्शन डी। डी कह रहे डिम्पल यहाँ पे। अच्छा चलो एक बार हम आंसर यहाँ पे लेते हैं। मुस्कान कुमारी बता दो जल्दी क्या होगा इसका आंसर? सर डी। दिल्ली वाला डी। ठीक है। इन स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टुली सेल इनटू द कैविटी ऑफ माय सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये बात आपके यहाँ पे सही है। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान ध्यान रखना आपका स्पर्मेटोजोआ आपका बनाया जाता है, राइट? और स्पर्मेशन के दौरान उसे हम वहां से रिलीज करते हैं। सो उसको बनने के बाद जब उसे हम वहां से रिलीज करते हैं तो उस रिलीज करने के इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पर्मिएशन। तो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय बिल्कुल करेक्ट आंसर ओवर हियर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। ऑलराइट, which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? इनमें से कौन सा सेल आपका यहाँ पे रहेगा जो आपका जनरली आपका डिप्लॉयड होता है हमेशा? Take your time and raise your hand. Which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? बताइए हिम्मत सिंह क्या होगा इसका आंसर? सर ए। पूजा डागर बताइए। सर ए। ए कह रहे हो आप यहाँ पे। तो पूजा अगर आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मुझे आंसर बता रहे हो, जो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्पर्मेटोगोनिया इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि सेकेंडरी पोलर बॉडी आपकी कब बनती है? बताइए पूजा, व्हेन डज सेकेंडरी पोलर बॉडी इज गेटिंग फॉर्म्ड? बता सकते हो और सोच के? सेकेंडरी? हाँ जी, ये कब बनती है? तो स्पर्मियोजेनेसिस में। नहीं तब तो नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई था। बताइए मुस्कान कुमारी, कब बनती मेरी सेकेंडरी पोलर बॉडी? सर फर्स्ट मेटाबॉलिक डिवीजन। नहीं, तब भी नहीं बनती। अभिषेक बताइए कब बनती मेरी सेकेंडरी पोलर बॉडी? बताइए प्रियांशी कब बनती है? सर सेकंड माइटोटिक डिवीजन में बनती है oogenesis। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे जब आपका सेकंड मेयोटिक डिवीजन आपका यहाँ पे होगा तब आपकी बनेगी आपके यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी, और ये भी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड रहेगी। तो याद रखना सेकेंडरी पोलर बॉडी के बारे में आपको याद रखना कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद आपका सेकंड मेयोटिक डिवीजन आपका खत्म होता है और वो टाइम पे आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी आपकी बनती है। प्राइमरी पोलर बॉडी आपकी बन जाती है पहले। सो जब आपका पहला मेयोटिक डिवीजन खत्म होता है तब आपकी प्राइमरी पोलर बॉडी आपके यहाँ पे बन जाती है। एंड स्पर्मेटोजोइड तो आपके वैसे भी आपके हैप्लॉइड होते हैं। सो दिस इज आल्सो समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। Which of the following hormone level causes the release of ovum from Graafian follicle? इनमें से कौन से हार्मोन के लेवल की वजह से आपका ओवुलेशन होता है? Which hormone level is going to be promoting the ovulation from the Graafian follicle? बताइए। Which hormone level will promote my ovulation? आप मुझे लग रहा है पता है कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आप सोचो कि सर यहाँ पे तो LHI होना चाहिए था। LHI वाला यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा इन लोगों ने। बताइए कोमल शर्मा क्या होगा इसका आंसर? सर बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप? यस सर।
अच्छा, और कौन है हमारे साथ यहाँ पे? बताइए मुस्कान, ओनली मुस्कान। मुस्कान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। दीप्ति क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आपको भी लग रहा है यहाँ पे? अभिषेक क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर मेरे को डी लग रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सब लोग यहाँ पे ध्यान से। पूछा गया है आपका यहाँ पे कि आपका कौन सा हार्मोन का लेवल आपका बढ़ेगा तब आपका यहाँ पे ओवुलेशन होगा। तो आपको ये बात याद रखनी कि आपने पढ़ा क्या है जनरली क्लास के अंदर, कि जब आपका एलएच का लेवल आपका हाई जाता है, व्हेन यू फाइंड यू हैव अ हाई एलएच, दैट इज कॉल्ड एज माय एलएच सर्ज। इसको हम बोलते हैं ना यहाँ पे एज एलएच सर्ज। तो जब आपका एलएच सर्ज होता है तब आपका होता है ओवुलेशन। ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी है। अब यहाँ पे हाई एलएच लेवल तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा इन लोगों ने। तो याद रखना है कि एलएच का सर्ज होता क्यों है। एलएच का अमाउंट आपके ब्लड में इंक्रीज इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। याद रखना, एलएच का लेवल आपके ब्लड में इंक्रीज इसलिए होता है बिकॉज यू हैव अ हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इनसाइड द ब्लड। जब आपका ईस्ट्रोजन का लेवल आपका ब्लड के अंदर बढ़ता है तो इसकी वजह से आपका एलएच का लेवल आपका यहाँ पे बढ़ता है। अगर अगर आप कभी ग्राफ देखोगे ना जो आपका इनसाइड में देकर रखा हुआ है, तो आप नोटिस करना जहां पे एलएच का लेवल पीक पे जा रहा है उससे थोड़ा ही नीचे आपका होगा ईस्ट्रोजन का लेवल, जो भी काफी आपका हाई होगा। सो ईस्ट्रोजन का लेवल जो आपका हाई जाता है उसकी वजह से आपका एलएच का लेवल हाई जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन वेरी क्लियरली से दैट ऑप्शन ए ओवर हियर विल बिकम माय करेक्ट आंसर। कि मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, इसकी वजह से ही आपका ओवुलेशन बेसिकली होता है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे ना, आप सबके लिए एक बार हम क्या करेंगे, ये 2-3 जो टॉपिक्स उनका हम रिवीजन कर लेंगे बाद में, अलग से बैठ कर रिवीजन कर लेंगे ताकि उसके ऊपर आपकी ग्रिप बन जाए। कई सारे बच्चे आई थिंक लेट ज्वाइन किए थे, सो वी कैन हैव अ रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक अगेन, ताकि आपके दिमाग में काफी क्लियर कट बैठ जाए कि यार ये प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आपके यहाँ पे हो रही है, बिकॉज यू कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस, सो दैट्स व्हाई विल बी डूइंग दैट। ठीक है, so याद रखना अभी के लिए दैट ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। दैट्स अ हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द वन जिसकी वजह से आपका ओवुलेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन होगा तभी आपका एलएच का लेवल आपका यहाँ पे बढ़ेगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। टेक योर टाइम एंड देन टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इनकरेक्ट। देख लीजिए ध्यान से एंड देन बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अश्वानी बताइए। सर ए। क्या लग रहा है अश्वानी को? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? बाकी लोगों को कुछ नहीं लग रहा। आई थिंक विल हैव अ रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। आई एम फाइंडिंग कि आप लोग यहाँ पे आके अटक रहे हो इसको, ये टॉपिक पे आके आप थोड़ा सा लाइक यू आर ऑल ऑफ यू आर बिकमिंग स्लाइटली या कंसर्न्ड आई गेस। सो यहाँ पे हम इसको करेंगे एक बार, फिर इस टॉपिक को हम यहाँ पे देख लेंगे बाद में। सो एलएच एंड एफएसएच डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर। याद रखना फॉलिकुलर फेज के दौरान एलएच और एफएसएच का लेवल आपका बढ़ता है। फॉलिकुलर फेज के दौरान एलएच और एफएसएच का लेवल आपका यहाँ पे बढ़ेगा एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। Okay. Now, which of the following event is not associated with the ovulation in the human female? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल? बताइए प्रिंस। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। मुस्कान क्या लग रहा है आपको? मुस्कान कुमारी एंड मुस्कान दोनों बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी। सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, बिल्कुल सही। ईस्ट्राडोल इज नथिंग बट माय एस्ट्रोजन, और जब आपका ओवुलेशन होता है तब ये डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी हैज नो रिलेशन विद इन टर्म्स ऑफ द ओवुलेशन। इसका रिलेशन यहाँ पे आपका सही नहीं है। विल हैव अ इंक्रीज इन द एस्ट्राडोल, नॉट योर डिक्रीज इन द एस्ट्राडोल, आपका यहाँ पे नहीं हो रहा होता। सो दैट्स ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन आपको कहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा? सो वेयर डू यू फाइंड कैपेसिटेशन टेकिंग प्लेस? बताइए प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए। आप कह रहे हो कि कैपेसिटेशन मेरा यहाँ पे अकर्स इन एपिडर्मिस के अंदर। बताइए शिखा, शिखा दुबे बताइए। सर ऑप्शन ए। आयुषी सिंह, कोमल शर्मा बताइए।
सर सी। एक्सप्लेन करिए बेटा, क्यों आपको सी लग रहा है? यहाँ पे क्या होता है कैप्सिटेशन के अंदर, बताइए। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कहाँ से रिमूव कर रहे हैं हम? नहीं, नहीं आ रहा, आपने सही बोल दिया था लगभग। एनीवन एल्स कैन एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग इन कैप्सिटेशन? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? नो वन। सर एक्रोसोम से। एक्रोसोम से हम वहां पे रिमूव कर रहे हैं, और ये हो रहा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और ये करने के लिए हमारी कौन मदद कर रहा है? सर्वाइकल म्यूकस, याद रखना। सो यह हैव अ सर्वाइकल म्यूकस, और सर्वाइकल म्यूकस जो वहां पे होता है, सर्वाइकल म्यूकस का काम करता है टू रिमूव द लिपिड बॉडी फ्रॉम स्पर्म हेड। स्पर्म के हेड पे से लिपिड बॉडी को निकालता है, और उससे क्या होता है, स्पर्म आपका हो जाता है एक्टिवेटेड, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कैप्सिटेशन। और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका कैप्सिटेशन नहीं हो रहा फीमेल ट्रैक के अंदर, देन आपका स्पर्म वहां पे एक्टिव नहीं हो पाएगा। याद रखना, योर कैप्सिटेशन इज गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म। और यहाँ पे करा क्या जाता है, आपके सर्वाइकल म्यूकस जो होता है ना फीमेल ट्रैक के अंदर, ये रिमूव करता है लिपिड बॉडी को जो स्पर्म के हेड पे लगी हुई होती है। जैसे ही आपने उसे रिमूव कर दिया, देन योर स्पर्म विल गेट एक्टिवेटेड एंड विल मूव टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। सो दैट्स योर कैप्सिटेशन। ये बता दो, ये तो किया जाता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। बताओ, मैच द फॉलोइंग कर लो इसे। यहाँ पे क्या बनेगा इसके अंदर आंसर, देख लो जल्दी से। सो यू हैव दिस ऑप्शंस। बोलिए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी वाला। डी वाला, ओके। पूजा, आपको क्या लग रहा है? सर डी। इशिता? डी। राइट, सो ऑप्शन डी बिकम्स करेक्ट आंसर ओवर हियर। आप यहाँ पे देख लो। सो विल हैव प्लेसेंटा के साथ आपका यहाँ पे आएगा HCG, जो यहाँ पे वो रिलीज करता है। जोना प्लेसिडा इज अ लेयर ऑफ द ओवम। Bulbous gland is known for the lubrication of the penis, and Leydig cells are known to be releasing androgen. So yes, option D becomes my correct answer. ये तो सिंपल था। चलिए, several hormones like HCG, HPL, estrogen and progesterone are produced by, ये सारे हार्मोन आपके कहाँ से आ रहे होते हैं? Tell us, मुस्कान कुमारी। सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, मुस्कान आपका आंसर यहाँ पे सही है। मुझे बताइए कि आपका HPL क्या कर रहा होता है? ये भी तो हमें पता करना है कि याद नहीं आ रहा। यही तो है, यही तो हमें सब स्लोली याद रखना है। बताइए कोमल शर्मा, क्या कर रहा होता है मेरे यहाँ पे HPL? कोई बात नहीं। अभिषेक बताओगे आप HPL क्या कर रहा होता है? याद नहीं आ रहा सर। अभी आदत लगी है तुम लोग को याद नहीं आ रहा बोलने की। एक ने बोला, हम भी बोलेंगे सब लोग, राइट? चलो कोई बात नहीं। HPL is my human placental lactogen. डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सो HPL is my human placental lactogen, और ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट आपका जो यहाँ पे होगा, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय HPL। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। Then you have a HCG, human chorionic gonadotropin, आपका जो हार्मोन होगा, that is something you can also find प्रेगनेंसी टेस्ट के दौरान भी आपको यूरिन में आपको मिल जाएगा। HCG का काम होता है टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। इसका काम यहाँ पे आपका होता है टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये मेंटेन करता है। ठीक है, so these are the things you have to know। ये चीज आपको याद रखनी है coming from the placenta। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे आपकी क्या होती है? अगर किसी को मालूम है तो बताइए फटाफट, हैंड रेज करके। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी? बोलिए बोलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? शिखा तुम्हें बताइए। सर ऑप्शन डी। यस, देखो अगर कभी इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस के जगह कहीं और, फेलोपियन ट्यूब हो गया, सर्वाइकल एरिया हो गया,
अगर इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अलावा किसी और लोकेशन के ऊपर, देन दैट इज कॉल्ड एज माय एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और जनरली अगर ऐसा कभी होता है देन स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन भी हो जाता है। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन द यूट्रस। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ओके, नाउ यू हैव अ चैप्टर ऑफ योर प्रिंसिपल वाला चैप्टर। सो बताइए, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ। अगर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं प्लांट्स के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, तो वहां पे आप क्या कराते हो बेसिकली? व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट क्रॉस? देखो ध्यान से, आसान सा सवाल है, याद करो हमने टेस्ट क्रॉस किया था, वी हैव डन एवरीथिंग। व्हाट वी डू इन माय टेस्ट क्रॉस? चलो बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। अंशिका, अंशु, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। F1 हाइब्रिड को आप क्रॉस कराते हो डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ। सो F1 हाइब्रिड को आप यहाँ पे क्रॉस कराओगे आपके डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय टेस्ट क्रॉस। सो यस, ऑप्शन सी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से पढ़ो ध्यान से एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। आसान सवाल है, कुछ है नहीं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। बताइए प्रिंस। सर 4। इस चीज 4 मतलब ऑप्शन 4 या अच्छा 4? इशिरा कुमारी। सर 3। अभिषेक। सर ऑप्शन नंबर सी। बताओ कौन से होते हो 4 फिनोटाइप, बता दो। ए बी और ओ। ए बी एंड ओ, बिल्कुल सही। So these are my 4 phenotypes I'll be finding in terms of my ABO blood group के अंदर। आसान सवाल था, सबको ये होना चाहिए था। That was simple question। पूछा आपसे ये कहता कि आपके फिनोटाइप आपके यहाँ पे कितने होते हैं, एंड यू नो दैट 4 ही फिनोटाइप आपको मिलेंगे यहाँ पे, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर। Which of the following cannot be explained on the basis of the Mendel's law of dominance? इनमें से कौन सी चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते on the basis of the Mendel's law of dominance? देख लो ध्यान से एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। सिंपल है बेटा, कर सकते हो आप लोग। जब से वेकेशन से आप लोग वापस आए हो, थोड़े रस्टी साउंड कर रहे हो आप लोग। नॉट ऑल ऑफ यू, मेनी ऑफ यू। छुट्टी लगी ना 10 दिन की, तो थोड़े वो हो गए हो आप, कंप्लेसेंट। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। अंशिका, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। मुस्कान सर ऑप्शन सी। एंड प्रिंस? ठीक है प्रिंस, मुझे ये बता दो कि ये आप कह रहे हो कि ये मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकता या उसका रिलेशन से नहीं है, तो ये किस लॉ से ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये चीज जो यहाँ पे आपकी हो रही है? सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वेरी गुड, राइट। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको यहाँ पे इस चीज को प्रूव कर सकता है, बट नॉट द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। Alleles do not show any blending and both the character recover as such in the F2 generation. That can be understood with the law of segregation का यहाँ पे आपका रूल आएगा, but not law of dominance का रूल यहाँ पे आपका यूज नहीं किया जाएगा। So option C becomes my correct answer over here, बिल्कुल सही। When dominant and recessive alleles express itself together, it is called as what? जब dominant and recessive alleles आपके साथ में express करते हैं तो इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए। अरे इसके लिए काफी लोगों ने हैंड रेज कर दिया तुरंत। ओहो बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए। पूजा ये बताओ, इसके एग्जांपल मुझे बताओ, यहाँ पे को डोमिनेंस के एग्जांपल क्या होते हैं? तभी हम एक्सेप्ट करेंगे आपका आंसर। एग्जांपल बताओ बेटा, बहुत टाइम लगा दिया बेटा। बताइए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसके एग्जांपल यहाँ पे? सर ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड रेनकोट वाला एग्जांपल। रेनकोट, रोनकोट, रोनकोट। सर और ह्यूमन ब्लड वाला ABO ब्लड ग्रुप। हाँ राइट। सो ABO ब्लड ग्रुप या AB ब्लड ग्रुप जो आपके यहाँ पे होता है, that is going to be having the example of your codominance, and roan coat in cattle
याद है ना, रोन कोड हमें पढ़ा था, रेड कलर का पैच और व्हाइट कलर का पैच हमने देखा था. सो दैट्स एग्जांपल ऑफ माय रोन कोड एंड एबी ब्लड ग्रुप इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ योर कोडोमिनेंस. सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस. ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे रखने हैं याद. इसका आंसर मुझे बताओ. अ चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज फादर ऑफ बी ब्लड ग्रुप. द जीनोटाइप ऑफ द फादर विल बी व्हाट? क्या लग रहा है आपको जीनोटाइप फादर का यहाँ पे क्या बन जाएगा? सिंपल है, कर सकते हो, सब लोग को ये आना चाहिए और ऐसे सवाल आते हैं नीट के अंदर, काफी बार आते हैं. बताइए कंचन ठाकुर, प्रियांशी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर डी. दीप्ति क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. तो दीप्ति आप यहाँ पे कह रहे हो कि फादर का ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे IB&IO और जो बेबी आपका यहाँ पे वो है आपका IO&IO, तभी तो उसका ओ ब्लड ग्रुप होगा यहाँ पे. चलो ये बात आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो कि ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है. मुझे ये बताओ दीप्ति कि समझो ये फादर है, क्या आपकी यहाँ पे जो मदर होगी क्या वो ऐसी हो सकती है IA/IO? दीप्ति क्या ये पॉसिबल है कि मदर का जीनोटाइप यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो मैंने लिखा हुआ है राइट में? बोलिए. Dipti, tell us, can I have this kind of genotype of the mother if a father is going to be this one? आप लोग काफी आसानी से Yes, sir, हो सकता है. ठीक है, बाकी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे. कोमल शर्मा, हो सकता है जीनोटाइप मदर का? सर यस. बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि IO यहाँ पे है ना, तो आपका बिल्कुल ही जीनोटाइप मदर का साइड पे आपका ये हो सकता है. सो यस, दैट्स ट्रू. और ये आपका आंसर जो आपका यहाँ पे दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू हो रहा है. ये भी आपका यहाँ पे सही आंसर है. चलो अब थोड़ा जल्दी करना, क्रॉस करो यहाँ पे. पढ़ के क्वेश्चन बताओ या खुद से करोगे? क्रॉस ही है, बताइए. कुछ करेंगे खुद से या करके दूं मैं हाफ क्वेश्चन आपको? खुद से करते सर. करिए, चलिए करिए खुद से. खुद से ही करवाने वाला था मैं वैसे आपको. ठीक है, डू दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन थॉरली. आसान सा सवाल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को. चलिए मैं भी यहाँ पे स्टार्ट में करता हूँ, साइड में करना. सो यू हैव अ ब्लू आई आपके यहाँ पे रिसेसिव टू द ब्राउन आई. सो अगर रिसेसिव है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एज अ स्मॉल b फॉर माय ब्लू आई. ठीक है, कैपिटल B मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे ब्राउन आई के लिए. दैट्स एलील फॉर माय ब्राउन आई. ठीक है, अश्वानी ने कर दिया. अश्वानी क्या लग रहा है इसका आंसर आपका? सर ऑप्शन डी. प्रियांशी? सर डी. मुस्कान कुमारी? सर डी. सना? बोलिए सना, बोलिए. सर ए लिखा है. अच्छा, सना ने लिखा है, ओके. और इनको क्या लग रहा है? शिखा दुबे, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. सना ने बोला लेकिन यहाँ पे सना गलत है और सब लोग सही. हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है इसका आंसर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. चलो अब देखते हैं हम इसका यहाँ पे कैसे नहीं लगेगा. स्मॉल b is form of blue eye, capital B also a brown eye. ठीक है, a brown eye man whose mother was a blue eye one. So एक brown eye वाला मैन है जिसकी मदर थी, जिनका आई थी ब्लू कलर की, उसकी शादी हो रही है ब्लू आई कलर के विमेन के साथ. सो अगर लड़का है जिसका ब्राउन आई है बट उनकी मदर थी ब्लू आई वाली, सो दैट मीन्स लड़के का जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल B स्मॉल b. यस सर. ठीक है, और इनकी यहाँ पे मैरिज हो रही है यहाँ पे विद द विमेन हु इज गोइंग टू हैविंग द ब्लू आई. अगर ब्लू आई है विमेन का, सो दैट मींस व्हाट? स्मॉल b स्मॉल b. अब जब ये आप क्रॉस करा दे हो, द चिल्ड्रन विल हैव व्हाट? तो अब जब आप ये क्रॉस कराते हो तो चिल्ड्रन के आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. चलो क्रॉस करा के ही देखते हैं, तभी आप यहाँ पे आंसर निकाल पाओगे. सो जब इसे हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, सो विल डू अ स्मॉल b हम यहाँ पे लिख देंगे एंड यू विल राइट कैपिटल B स्मॉल b ओवर हियर.
जब मैं यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूं देन आई विल गेट टू सी विल हैव कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, अगेन यहाँ पे स्मॉल बी एंड अगेन यू विल हैव अ स्मॉल बी। तो अब मुझे बताओ कि जब आपके सामने रिजल्ट आ गया, क्या मैं कह सकता हूं आई हैव अ रेशियो ऑफ 1:1? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Will say this will become a ratio of my 1:1. तो मेरे यहाँ पे 1:1 का रेशियो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? सो आई कैन गेट दिस काइंड ऑफ रेशियो आई बी गेटिंग ओवर देयर। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाओ। सो बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आई आर इन रेशियो ऑफ 1:1। तो सना का आंसर यहाँ पे सही था, बाकी सब ने ये गलत किया था। कैसे गलत किया था आप लोग ही जान सकते हो, लेकिन आप सब ने यहाँ पे गलत किया था। सो वन ऑफ देम वाज हैविंग अ करेक्ट आंसर, दैट्स ऑप्शन ए, बोथ ब्लू आई एंड ब्राउन आई आर इन रेशियो ऑफ माय 1:1। मुस्कान कुमारी, अश्वानी, सबको समझ आ रहा है ये कैसे हुआ है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. तो कहाँ पे गलती की थी आप लोगों ने? कौन से स्टेप पे गलती की थी? सर मैंने क्रॉस ही गलत कर दिया था। क्रॉस ही तो है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी थॉरली कि ब्राउन एंड मैंने आपको यहाँ पे जिनकी मदर की ब्लू आई थी तो वो अपने आप से हेटेरोजाइगस बन जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। यू शुड प्रैक्टिस मोर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऑलराइट, 52 क्वेश्चन पढ़ो खुद से एंड देन रेज योर हैंड। रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 52 एंड देन रेज योर हैंड। बताइए क्या बन जाएगा इसके अंदर आपके यहाँ पे सही आंसर। The frequency of recombination between the genes present on the same chromosome are measured. The distance between the genes were explained by. बताइए कोमल शर्मा क्या होगा इसका आंसर? सर डी। राइट, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वंट ने ये आपका डिस्कवरी किया था यूजिंग द डेटा ऑफ माय टीएच मॉर्गन। उसने बताया था कि हम ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है इसके बेसिस पे डिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं हमारे यहाँ पे जीन्स का। अच्छा कोई मुझे बता दो यहाँ पे कि आरएफ फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? हैंड रेज करके रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला मेरे यहाँ पे क्या बन जाएगा? बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, number of recombinant upon my total frequency into 100. Right. So number of recombinant upon total number of progeny, total progeny into 100. बिल्कुल सही। This becomes the value of my recombination frequency. ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा आपका यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है यहाँ पे। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से ज्यादा सही है? The statement are based on linked and unlinked genes. So tell us. क्या लग रहा है प्रियांशी आपको? सर ऑप्शन डी। मुस्कान? Sir, option D. अभिषेक? Sir, option D. Right. So option D over here becomes the correct. Tightly linked genes on the same chromosome show very few recombination. तो tightly linked genes जो आपके यहाँ पे होते हैं on the same chromosome show a very few recombination. ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब एक बात आप हमेशा यहाँ पे याद रखना, एक चीज आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। एक बार इसको देखिए और जो आपसे पूछूंगा उसका आंसर दीजिएगा। You have one chromosome, right? इसके ऊपर आपके 2 जीन्स लगे हुए हैं। You have a gene A, you have a gene B. ठीक है। Then you have one more chromosome on the right hand side. यहाँ पे लगा मेरे यहाँ पे जीन M और उसके पास में यहाँ पे लगा मेरे यहाँ पे जीन N। ठीक है। So this is my chromosome number 1. This is my chromosome number 2. अब मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे, जब आपके सामने 1-2 क्रोमोसोम आपके सामने रखे मैंने, और अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1 या 2? 1. सर सेकंड। सर 1 होगा सर, 1. राइट, 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ऐसा विषय क्यों होगा? सर डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है। 2 जीन के बीच में अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा देन क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस आपके वहां पे ज्यादा होंगे। सो यस, द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर मच मोर हायर इन 1 कंपेयर टू माय B, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों के अंदर कहां पे लिंकेज का स्ट्रेंथ ज्यादा है, विच ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम हैज अ हाई लिंकेज स्ट्रेंथ? Second. सर सेकंड 2। सर।
2 बिल्कुल सही। यहाँ पे जहां पे आपका डिस्टेंस कम होगा वहां पे लिंकेज का स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा। सो दिस विल हैव अ लिंकेज का स्ट्रेंथ जो आपका यहाँ पे होगा, लिंकेज स्ट्रेंथ विच विल फाइंड ओवर इज गोइंग टू बी हाई। तो ये आपका यहाँ पे हाई होगा। ऑन द अदर हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड कि आपका लिंकेज का स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे थोड़ा लो रहेगा बिकॉज यू हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दीज आर माई लिंक्ड जीन्स, दे आर माई टाइटली लिंक्ड जीन्स। मैं सिंपली यहाँ पे कह सकता हूँ दीज आर माई टाइटली लिंक्ड जीन्स। और अगर कोई मेरा यहाँ पे टाइटली लिंक्ड जीन्स है देन उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस काफी कम होते हैं। यू हैव अ वेरी लेस चांसेस ऑफ हैविंग अ क्रॉसिंग ओवर। और अगर मेरी जीन्स यहाँ पे काफी दूर दूर है सो दे आर नॉट टाइटली लिंक्ड। वो लिंक्ड है बट दे आर नॉट टाइटली लिंक्ड। सो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस आपके यहाँ पे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। सो यस, ऑप्शन डी, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, दैट्स अ करेक्ट आंसर। आसान सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, जल्दी इसका फटाफट आंसर दो, आगे बढ़ते हैं। Which of the following characteristics represent the inheritance of a blood group in a human beings? बहुत सिंपल बेटा, बहुत सिंपल सा छोटा सा सवाल है। बताइए पूजा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी। मतलब ये आपके यहाँ पे सही आंसर है। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, तीनों चीजें आपको एबी ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है। सो यस दैट्स ट्रू। चलो ये बताओ करके, ये वाला मुझे चाहिए आप सबसे करके सही आंसर। ले लो अपना 1 मिनट यहाँ पे ले लो, बट यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए डिम्पल, क्या होगा आंसर इसका? क्या है बेटा? बता बेटा, आप लोग बताना डिम्पल का आंसर क्या आ रहा है चैट के अंदर। ऑप्शन ए। प्रिंस, क्या हो रहा है आपका आंसर यहाँ पे? 0 ही आएगा सर। प्रियांशी? सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। प्रियांशी बता दो 0 आया कैसे? एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा बेटा। प्रियांशी बताओ कि 0 आपका यहाँ पे आंसर बना कैसे? सर बी हो सकता है। अभिषेक पूछो मत मुझसे, मुझे आंसर बताओ कंफर्म करके, कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है। अंशिका शर्मा बताइए क्या आ रहा है आपका यहाँ पे आंसर? सर 0 ही लग रहा है क्योंकि मदर से लग कैपिटल कैसे सी रहा आ है रहा है। बेटा? हाँ तो बोलो क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ कैसे बन रहा है 0? सर मदर से कैपिटल सी इनहेरिट हो रहा है सन से। राइट, सही कह रहे हो आप। तो इसमें डाइसी होने की जरूरत नहीं है। लाइक यू शुड बी श्योर कि हाँ भाई मेरा 0 ही बनेगा यहाँ पे। यू हैव अ कलर ब्लाइंड मैन, तो अगर मेरा लड़का यहाँ पे कलर ब्लाइंड है यहाँ पे, सॉरी सो इफ यू हैव अ मैन हु इज गोइंग टू बी कलर ब्लाइंड ओवर हियर, देन यू विल हैव कि ये तो एक्स वाई वाला होगा यहाँ पे आदमी, और ये जो एक्स वाला यहाँ पे है कलर ब्लाइंड है, सो यू विल हैव अ स्मॉल सी ओवर हियर। ये तो आपका कलर ब्लाइंड है। इनकी मैरिज यहाँ पे हो रही है, मैरिज अ वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल विजन। दैट मींस ये जो मैडम है यहाँ पे, इनके ऊपर तो आपको मिलेगा कैपिटल सी कैपिटल सी। तो अब जितने भी लड़के यहाँ पे होंगे दे विल नेवर हैव अ चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, क्योंकि जब भी कोई लड़का होगा वाई आएगा फादर के एंड से और क्या सी आएगा मदर के एंड से। सो यस इट हैज टू बी 0। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि शायद 0 लग रहा है, आपका आंसर 0 ही आना चाहिए यहाँ पे। लाइक यू कैन गेट आप यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप अश्योरिटी ले सकते हो कि मेरे यहाँ पे 0 आ रहा है। एंड प्लीज रिमेंबर वी हैव डन नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, सो ये आपको आना चाहिए। So that is your option A becomes the correct answer. ठीक है, now let's do one thing. एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, बाकी क्वेश्चन you can have a look at as a homework. Down syndrome in human is due to what? Down syndrome आपका जो ह्यूमन में होता है वो किस वजह से आपके यहाँ पे हो जाता है? बताइए बताइए, अश्वानी बोलिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप जो मुझे यहाँ पे कह रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज द रीजन फॉर माय डाउन सिंड्रोम, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया इंड्यूस टू, सिकल सेल एनीमिया का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन ज्यादा यहाँ पे आपका सही आ रहा है? बताओ प्रिंस। सर बी। ओके,
हिम्मत सिंह, सर बी। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, चेंज ऑफ अमीनो एसिड इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो हम यहाँ तक ही रखते हैं इसे। यू कैन हैव सम फ्यू मोर क्वेश्चंस और यू कैन डू देम एज अ होमवर्क लेटर ऑन, उसे एक बार आप देख सकते हो। मेन चीज याद रखना कल के टेस्ट के लिए, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू गेट अ डिसेंट स्कोर कल के टेस्ट में। बाहर में एक अच्छा स्कोर आप वहाँ पे लेके आओ, और कलेक्टिवली मैं चाहूंगा कि आप लोग काफी अच्छा स्कोर लेके आए। व्हेन आई ओपन द टेस्ट रिपोर्ट कार्ड 2 दिन के बाद, आई शुड बी एबल टू सी कि काफी लोग 400 450 टच कर रहे हैं, और जो बिल्कुल आपका किया जा सकता है, दैट इज वेरी लाइकली। अगर आप इतना स्कोर ला रहे हो देन श्योरली उसके ऊपर हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, एंड मई 2025 के पहले उसको रियलिटी में एक अच्छा स्कोर बना के ला सकते हैं। बट यू शुड बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर। और ये भी मत करना, मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर आ रहा है 300 320 350 तो डीमोलराइज आपको नहीं होना है, एंड प्लीज गिव मी अ जेन्युइन स्कोर, दैट्स ओके। अगर आप 300 350 वगैरह ला रहे हो मेहनत से, खुद की मेहनत से, we still have ample amount of time to increase that into a decent score, right? But जो भी है genuinely test देना, और मेरी बातें याद रखना। Make sure that's how you have to solve the biology वाला section, and you have to ensure that कि आप accuracy अपनी ज़्यादा अच्छे से maintain करो। बस इतना ध्यान रखो, and I think things will fall in place for you। ठीक है, alright, so that is something we have done। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। So अच्छे से देना अपना एमटी संडे वाला, एंड हम लोग वापस मिलेंगे। विल कैच यू अगेन आफ्टर फ्यू डेज ऑन मंडे, तब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज द चैप्टर ऑफ माय इकोसिस्टम। याद रखना हमारे 12 में सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, फटाफट उन्हें खत्म करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ठीक है, ऑलराइट। सो अच्छा, बाय द वे बिफोर वी रैप अप, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा चैट में मेंशन कर दो जो लोग यहाँ पे